जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th के बायोलॉजी में मैंने अभी तक जीव जनन कैसे करते हैं एकदम जीरो लेवल से सटीक जानकारी आपको दिया, जिसके लिए आपके बल्ले बल्ले वाली क्लास है। समझ लीजिए कि अगर मेरे वीडियो को एक बार देख लिए तो आपकी क्लास बल्ले बल्ले हो गई है। समझ गए ना? तो हर वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। अपने आप को बेहतर बनाना है, खान स्मार्ट क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं अब हमारा क्या है अगली हेडिंग, परिवार नियोजन। ये फैमिली प्लानिंग क्या होती है? कई बार बच्चे इस फैमिली प्लानिंग को ना अलग भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, सही बात यह है, अपने दैनिक दशाओं और अपने शारीरिक संतुलन को देखते हुए अपनी जो बजट के अनुसार प्लानिंग बने उसी को फैमिली प्लानिंग कहते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा और रूपों से जाना जाता है, जैसे किताबी भाषा में कि परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करने के लिए। मतलब परिवार कल्याण क्या कहता है भाई, उतना ही बच्चा रखो जितने को आप अगर बीमार हो जाए तो दवा ठीक से करा पाओ, पढ़ा लिखा पाओ, उसकी सुविधाएं जो हो उसको दे पाओ। यही करने के लिए किया जाता है। तो परिवार कल्याण कहता है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है ना? अब ये परिवार नियोजन ना, ये परिवार नियोजन, अब परिवार को व्यवस्थित करना, ये मान लेते हैं कि कई प्रकार से कई तरीके से देखा जाए, लेकिन इनके दो रूप से अपनाए जाते हैं। भाई अब जनन से प्रक्रियाएं हो रही हैं तो हम जनन को जनन के रूप में देखेंगे, है ना? कि अब जनन से परिवार नियंत्रण कैसे करें, नियोजन नहीं नियंत्रण कैसे करें, अब कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोलिंग को, परिवार कंट्रोलिंग को यानी फैमिली ज्यादा बढ़े ना, इसको दो प्रकार से किया जाता है। पहला है अस्थाई विधियां, जिसको कहते हैं टेम्परेरी मेथड। ये अस्थाई जो होती है ना, खतरनाक होती है, जानलेवा हो सकती है, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप अपनी जान को गंवा भी सकते हैं, ये जान लीजिए अस्थाई में। और दूसरा है परमानेंट यानी अस्थाई विधियां। अस्थाई विधियां ठीक हैं, लेकिन अस्थाई बहुत खतरनाक है। अस्थाई में कैसे? अब देखिए, कई लोग हैं फैमिली प्लानिंग तो करते हैं, मान लेते हैं कि अपनी वाइफ को कहते हैं चलो अब की बार ये बहुत जल्दी लड़का आ जा रहा है, जो भी है इसको नहीं आना चाहिए, अभी ये हमारा बच्चा बड़ा हो तब ये हो, तो आप एक काम करो दवा का सेवन कर लो। तो अगर दवा का सेवन कर ली तो समझ लीजिए कि 75% अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दी, अगर दवा का सेवन कर ली। अब उसके बाद जरूरी नहीं कि बच्चा बन गया है तो वो पूरा निकल जाए, फिर आगे एक भी कण अगर रह गया तो कैंसर से लेकर के HIV से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बना सकता है। तो जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। तो ये अस्थाई को बड़े ध्यान से समझना, अपने आप को बेहतर बनाना, फैमिली प्लानिंग को सोच समझ के करना। तो पहला है अस्थाई विधियां यानी टेम्परेरी मेथड। अस्थाई में पहला क्या है, अस्थाई क्या होता है, वह विधियां जिनको हम अनिश्चित रूप से प्रयोग करते हैं, यानी अनियमित रूप से जिसको हम प्रयोग करें कि लाइए दवा खा लें, हो सकता है कि इस बार ये रुक ही जाए या ऐसा हो। तो वो जहां पर लेकिन वाली बात हो, उस लेकिन वाली बात को ना करते हुए हम सीधा ये करें कि सबसे पहले अस्थाई क्या होती है कि प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियां में सबसे पहले सुरक्षित काल, प्राकृतिक विधियां में सुरक्षित काल, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। जब पीरियड काल होता है तो पहला सप्ताह जब पीरियड बनता है तो ऐसे रहे, तो जब पीरियड बनता है पहले उसमें, तो ये अगर एक हफ्ते इसका निकलना हो रहा है तो एक हफ्ते इसका बनना हो रहा है ना? तो मैंने बताया था कि अगर पीरियड का निकलना एक हफ्ते इसमें हो रहा है तो इस बीच में अपनी वाइफ से जितना ही दूर रहोगे उनके लिए भी सुविधा है और आपके लिए भी सुविधा है। उनके ये बच्चेदानी में होने वाली समस्याओं से भी दूरी दूषित बच सकती हैं, और
खुद को भी फैमिली प्लानिंग से भी बचा सकते हो। इसमें बचना असंभव है भैया, इसमें कोई नहीं, चूंकि दोनों द्वार खुले रहते हैं। मैंने बताया था ना, इसका जाने वाला, बनने वाला भी, निकलने वाला भी, दोनों द्वार खुले रहते हैं। इसमें दोनों घातक हो सकती है भैया। तो जान लेना कि पीरियड काल के पहले सप्ताह में तो बिल्कुल समीप नहीं जाना है। दूसरे सप्ताह में भी नहीं जाओगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। दूसरे सप्ताह में लगभग 85% उम्मीद होती है प्रेगनेंसी धारण करने की। फिर इसके बाद अब आ जाती है तीसरे सप्ताह में। तीसरे सप्ताह में लगभग 40% हो जाती है, क्योंकि इन द केस उसमें कई कंडीशन ऐसे होती है कि आप बच सकते हो। कि अगर मान लीजिए कि कई कंडीशन होती है, इस सलाह को, इस विमर्श को जानने के लिए अपने नजदीकी महिला स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब जब चौथा सप्ताह चलेगा, यानी चौथे सप्ताह का 7 चक्रण होते हैं। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, यानी 4 चक्रण होते हैं। चारों चक्रण में चौथा सप्ताह जो होता है वो 10% प्रेगनेंसी लाने के लिए होता है। फिर इसमें आप कर सकते हो, इसकी थोड़ी गाइडलाइन है, उसको आप ध्यान से पढ़ लोगे, समझ लोगे तो समझ लीजिए चौथे सप्ताह में आपका नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि स्वनियंत्रण। अब सेल्फ कंट्रोल क्या होता है भाई? देखो, मैंने बता दिया ना कि पीरियड के पहले सप्ताह के समय अगर अपनी वाइफ से बिल्कुल दूर रहोगे तो अपना जितना हो सकेगा, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, ये बहुत फायदे की बात करोगे। कहीं भी नुकसान नहीं होगी और ये फायदा ही होगा। और फैमिली प्लानिंग से भी बचोगे, जैसे जब प्लान बनाया जाए तभी करो, तो ये बात ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इन दोनों को समझना। फिर इसके बाद अवरोधक विधियां। अवरोधक विधियां ये जो होती है ये भी कहीं कहीं असफल हो जाती है। पहला, अच्छा, एक बार पूछा गया था, एक बार एग्जाम में, कि आईयूडीएस कहाँ प्रयोग किया जाता है। अभी शायद पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आईयूडीएस कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है। तो कई बच्चे दवा दवा लिखा था और उसमें शायद मैं यही टेस्ट लिया था, वहीं पर था ये क्वेश्चन आया था। तो इसका प्रयोग, ये एक जैसे कंडोम होता है उसी तरह ये महिलाओं का कंडोम है, ये उसका प्रयोग करता है। तो इससे बनने वाली ये महिला कूपनलिका होती है, जहां पर महिलाओं के पास ये सब सुविधाएं उपस्थित होती हैं, ये नहीं जा पाती। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और उस प्रयोग में इसको कहा जाता है कि इंटरेट हाँ ठीक है, इंट्रोट्राइन डिवाइस। इंट्रोट्राइन डिवाइस क्या होती है? मतलब ये महिलाओं में प्रयोग किया जाने वाला एक डिवाइस है, एक यंत्र है, जिससे उसमें प्रेगनेंसी की हालत पे मतलब वो हालत नहीं हो सकती कि शुक्राणु अंडाणु से ना मिल पाए, ये वो अपनाई जाती है। लेकिन ज्यादा सफल नहीं होती, इससे कहीं ना कहीं ये घातक भी साबित हो जाता है, ये परेशानी भी आ जाती है, ठीक है ना। और इसी को कहा जाता है लूप अथवा कॉपर टी। कई बार कह देते हैं कॉपर टी का प्रयोग क्लास 12 में पूछा जाता है कि कॉपर टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कॉपर टी का प्रयोग ये महिला नियंत्रण यंत्र है, ये ध्यान देना। महिलाओं में शुक्राणु या अंडाणु मिलने के को रोकने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। फिर इसके बाद एक होता है निरोध, जिसको कंडोम कहते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। इसका प्रयोग ये होता है, ये भी क्या करता है कि ये शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं देता और इसी प्रक्रिया से फिर हमारा फैमिली प्लानिंग बन नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी ध्यान देना। फिर इसके बाद आता है डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम भी ये होता है, जब आप बायो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो डायफ्राम वहां बताया जाएगा। फिर ये बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताया जाता है डायफ्राम का। ये क्या होता है कि ये भी एक रासायनिक क्रिया है, हालांकि ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक नहीं होती, कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको ये बारे में, अच्छा, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी के लिए अपने नजदीकी महिला स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से बिल्कुल परामर्श ले सकते हो। किसी भी प्रकार का इसमें शर्म नहीं है। कोई भी बच्चा शर्म करके पढ़ाई नहीं कर सकता। शर्म करके सिर्फ अपने घर परिवार को बर्बादी की लक्षण पिला सकते हो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो नियमित होकर, पूरी स्थायी होकर पढ़ाई करो, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी, अपने आपके माता पिता भी, वो भी खुशी रहना चाहते हैं। आपकी वजह से वो भी खुश रहना चाहते हैं, आपको खुश देख के वो खुश रहेंगे। तो इसमें लापरवाही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। आपकी जान जाने से आपके माता पिता को सबसे ज्यादा दुख होगा। तो इस बात को देखते हुए इसका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर, जब भी कभी इससे पहले वाले वीडियो में आने वाली समस्याएं हो
या फैमिली प्लानिंग के बारे में समस्याएं हो, इसको जरूर जाकर अपने नजदीकी डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हो। फिर इसके बाद आइए देखते हैं, फिर तीसरा है हार्मोनल विधियां। हार्मोनल विधियां, ये मैंने जैसे बताया ना अभी शुरुआत में, ये गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, जैसे माला डी या कई दवा आ गई हैं जिसका जिसका प्रयोग बहुत खतरनाक होती है। समझ लीजिए कि दवा का प्रयोग, अच्छा, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही ये दवा का प्रयोग करना। इन द केस कोई कंडीशन देखे हैं डॉक्टर, फिर उसका सुझाव करके उसका जो भी जरूरत होगा वो पूरा करेंगे डॉक्टर अपना, तब आप इसका प्रयोग दवा का सेवन कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर के बिना कहे अगर आपने कर लिया तो कहते नहीं आप बैल मुझे मार, तो खुद ही बुलाओ, आओ मारो भैया, तुम मर जाओ खुद ही, तो उसके बाद आपके जाने के बाद माता पिता आपके परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आ जाइए रासायनिक विधियां। अच्छा, रासायनिक विधियां क्या होती है कि ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे जिसमें जेली टाइप का होता है, ये जननांग में, महिलाएं जननांग में लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि शुक्राणु जब जाके मिल ही नहीं पाता अंडाणु से, लेकिन ये जेली जब अगर अंदर गया, क्योंकि उसका पीएच मान, योनि का पीएच मान अलग होता है और उसमें एसिड होती है, तो जिसके कारण उसका सॉरी उसका टेस्ट के कारण फिर वो उसका जो अम्ल और क्षार, ये दोनों क्रियाएं मिल जाती है ना, तो इसमें ये खतरनाक साबित हो जाती है। तो इसको बिना डॉक्टर के परामर्श के इसका भी प्रयोग रासायनिक विधियां भी नहीं करनी चाहिए, इसको बात ध्यान देना। फिर इसके बाद आ जाते हैं अस्थाई विधियां। अस्थाई विधियां, ये अस्थाई विधि ये जरूरी है। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है ना, तो अस्थाई विधि अपनाओ। अस्थाई विधि कैसे, जैसे पिछली बार सरकार, जब इससे पहले वाली सरकार थी, तो कहती थी हर बार कि हम दो हमारे दो, सब पढ़े सब बढ़े, तो वो बात होती थी। पहले क्या होता था, मैंने बताया कि ये महिलाओं में ये जो नाल होती है, महिलाओं में ये नाल होती है, तो महिलाओं में नाल कटती नहीं, पुरुषों में कटती है, महिलाओं में कटती नहीं। इसको एक सर्जरी के माध्यम से यहीं पर गांठ दे दिया जाता है, जिसका अंडा ये बाहर, यहां से जब स्पर्म आकर अंडा से मिल ही नहीं पाएगा तो कोई बात ही नहीं बन पाएगी। तो इसलिए इन दोनों को गांठ दे दिया जाता है। कई बार गांव में बता दिया जाता है कि वो काटा गया है, बहुत ज्यादा आपको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, कई प्रकार से बातें बता देते हैं लोग। तो ये एक्चुअली बात यह है कि इसका ये एक उसके माध्यम से इसको गांठ दे दिया जाता है, तो गांठ जो हो जाती है नसों में, फिर आगे जा ही नहीं पाती, तो बात ही खत्म, ठीक है ना। फिर जब इसी तरह पुरुषों में होता है, जब पुरुषों में होता है, जब पुरुषों में होता है, पुरुषों में ये इसको काट दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, तो जो स्पर्म बनता है यहीं पर स्पर्म बढ़ता है। अब ये जा ही नहीं पाएगा, जब स्पर्म जा ही नहीं पाएगा कोई जनन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग में सबसे अस्थायी विधि यही है, हम दो हमारे दो। समझ गया इस बात को, है ना, पूरी तरह से। फिर एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, देखो ये डिफिनीशन लिखने वाली चीज तो है नहीं, इसको बस समझना है अपने आप, परिभाषा चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में बनाना है आपको। समझ गया, इसको समझना ही जरूरी है। अगर समझ लियो इसको, तो इसके बाद फिर हम अगला हेडिंग बताते हैं, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, खोलो। चलिए अब देखते हैं यौन संचरित रोग। यौन संचरित रोग, देखिए ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये जानलेवा बीमारी दे सकता है आपको और आपके शरीर को त्याग दे सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें आपको यौन संबंध में बिल्कुल सतर्क रहना है। हर जगह यौन संबंध बनाना ये लड़कों का कार्य बहुत बढ़ चुका है, तो इससे अब खुद तो बीमार रहेंगे और हर दूसरे दिन इनको इतनी घातक बीमारी हो जा रही है कि अपने आप को अपने घर से या अपने शरीर को त्याग ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान देना। तो ये क्या है, यह रोग मैथुन के कारण यौन संबंध से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है, पहुंचने वाला रोग है। और यह रोग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से,
बीजाणु और विषाणु। बीजाणु कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गए गोनोरिया और सिफिलिस और रोग, ये कौन सी होती है विषाणु, ये जननांगों परमस्य या HIV एड्स, ये सारी बीमारियां होती हैं, है ना। इन सारी बीमारियों को अगर मान लीजिए कोई संक्रमण आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल, अगर जैसे कई खजुलाहट बार बार हो रही है, या मान लेते हैं बार बार आपको जुकाम ही आ रहा है, बार बार आपको कोई विशेष समस्याएं हो रही है कि दूसरे दिन दवा लो फिर बुखार चढ़ जाए, खांसी आ रही समस्या, ये जरूरी नहीं कि यौन संबंध से ही हो जाए, ये हो सकता है और आगे वाली पीढ़ी से भी हो सकती हो, ऐसी रहा हो फिलहाल। लेकिन ऐसी समस्या जब बार बार हो जाए तो आप डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, इसको बिना संकोच के जाकर कि डॉक्टर साहब हमें बार बार बुखार की दवा लेकर जाओ, 2 दिन आराम रहे फिर चढ़ जाती है, ये हमें लगातार साल 1.5 साल से हो रही है, तो इसकी जांच जरूर करवा लें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम संकलन यानी एड्स, ये क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स। कई बार पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV के कारण होता है। HIV क्या है, यह ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो एक मनुष्य के अंदर एक वायरस फैल जाता है, वही है वायरस, यही होता है HIV, और यही है भैया के कारण होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा को क्षति पहुंचाती है, मतलब शरीर में कोई ऊर्जा रह नहीं जाएगी, फिर हर वक्त नींदें लगी रहेगी, हर वक्त यही होगा कि हम सोते रहें, हम कोई उठने का कोई हमें उठा भी दे हाथ ऐसे गिर जाए, है ना, कोई क्षमता रह ही ना जाए। तो यही कहो कि मुझे विटामिन की, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे डॉक्टर विटामिन देंगे, ये सारी बात, लेकिन वहां पर आप जानो कि बार बार इसी समस्याएं हो रही हैं, तो आप डॉक्टर से बिना संकोच के जाकर इसकी जांच करा लें, ठीक है ना। और इसका HIV का संरक्षण क्या है, ये HIV संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंधित होता है ना, यौन संबंधों के द्वारा होता है। और कई बार जो रक्तदान करते हैं ना, रक्तदान में भी ध्यान दो कि उनका ब्लड चेक हो जाए, तभी रक्तदान करो, अगर अपना रक्त पता है तभी दान करो, है ना, खुद की वजह से दूसरों को परेशानी में मत डालो, ठीक है ना। और कई सुई लगा दिए, देखो डॉक्टर से हमेशा कहा जाता है कि नई सुइयों का प्रयोग करो, किसी की लगी हुई सुई का प्रयोग मत करना, है ना, तो इस पे ध्यान देना, ये खतरनाक हो सकती है। अगर, और ये भी जान लो, अगर गर्भावस्था में बच्चा पल रहा है तो माता को कैंसर है, तो फिर ये बच्चे के अंदर भैया बहुत घातक साबित हो जाएगी, ध्यान देना, बच्चे को जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड होता ही है ना, ये बात ध्यान देना। तो अगर माता में है तो बच्चा में भी होगा भैया, ये बात जाहिर है, ठीक है ना। अब एड्स के लक्षण क्या है, लक्षण को जान लो, ये लक्षण कौन से, बार बार सामान्य रोगों से ग्रसित होना, बार बार छोटी मोटी बीमारी बार बार होती रहे, छोटी मोटी बीमारी बार बार होती रहे, बार बार दस्त आना, शरीर का वजन कम हो जाना, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होना, शरीर में एक भगवान ने इंजीनियर बनाया है ना, जो हर रोगों से लड़ता है, ठीक है। सिर दर्द रहना, चक्कर आना, ये हमेशा बनी रहती है, सिर दर्द चढ़ी रहे और चक्कर आती रहे, रात में पसीना होना, ये लक्षण होती है, ये ध्यान देना। अगर किसी को ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो, उनसे कह दो भैया घर परिवार में किसी को बर्बाद मत करो, चले जाओ इलाज करा लो, ठीक है ना। इसका उपचार क्या है, कंडोम का प्रयोग, जब संभोग की जरूरत हो तो इसका प्रयोग करो, पहली बात तो ऐसी उस पर भी काम नहीं आने वाली, ये भी खतरनाक, ये भी अगर फट गई तो समझ लो जिंदगी तुम्हारी चली गई, ठीक है ना। एक से अधिक या अनजान से संबंध ना बनाए, यौन संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है, रक्तदान से पहले HIV की जांच जरूर करवा लें, और पुराने सुइयों का प्रयोग सुई लगाते वक्त ना किया जाए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, अगर इन सब लक्षण में कोई दिक्कत हो रही है तो आप नजदीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र जाकर इसकी जांच करा लें, तभी आप आगे कार्य और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, इसी तरह के बेहतर और मजेदार वीडियो देखने के लिए, दमदार अपने आप को बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलो, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करो, ये दमदार है आपके लिए, मजेदार है आपके लिए, आपको बेहतर बनाएगी और आपको 95 पार लेकर जाएगी मेरी हर एक वीडियो, वादा रहा मेरा,
ठीक है ना। जय हिंद।